बाजार में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सही मायनों में कोई जानता भी है या फिर ये सिर्फ पूरा जो खेल है ये प्रोबेबिलिटी या फिर हवा में तीर चलाने जैसा है? ये तीर तुक्का नहीं है और कई बार बहुत ही करीबी से आप कह सकते हो कि हाँ वी आर क्लोज टू द बॉटम। आपने मार्केट से पैसा बनाया? एक ऐसा भी डिसीजन था एक बार हर्ष जी मेरे को लेना था कि मैं यहाँ रहूँ या अपने होम टाउन वापस चला जाऊँ, क्योंकि कर्जे वाले रोज आते हैं। पर मैंने कहा नहीं, इस मार्केट से कमाना है तो इसी मार्केट में टिकना पड़ेगा। तो लॉस ने सिखाया, डिसिप्लिन ने सिखाया या फिर वो माइंडसेट था? जो डार्लिंग है स्टॉक एक्सचेंज की, जिसका शेयर का रेट 2000 से ऊपर चलता है, जैसे कोई भी आदमी 150 करोड़ रुपए देने को तैयार होगा, उसे 5 करोड़ रुपए लेने के लाले पड़े हुए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 दिन में अपने सारे शेयर बेच दिए और शायद 2-4 दिन में मार्केट क्रैश हो गई। टॉप और बॉटम के क्लोज आया जा सकता है सर, तो वो कैसे आया जा सकता है? कौन से इंडिकेटर हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरी समझ में आ गया कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट से, इसकी वॉलेटिलिटी से पैसा बना सकता है। अगला बुल रन कब आएगा? बहुत ही बढ़िया निकलने वाले हैं और इसमें बहुत पैसा बनने वाला है। नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जिनकी भविष्यवाणी शेयर मार्केट पे आप रोज़ाना सुनते तो होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं उनके जो अनुमान होते हैं सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि अक्सर ये सटीक बैठते हैं। हर तरह के बाजार में बार बार उन्होंने खुद को साबित किया है। करीब करीब 33 साल से ज़्यादा का फाइनेंशियल मार्केट में इनको तजुर्बा है। टाटा म्यूचुअल फंड से लेकर बड़े बड़े दिग्गज संस्थानों में ये की लीडरशिप के रोल को निभा चुके हैं। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो 1200 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स को मैनेज करते हैं और हम आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए इनकी सोच की गहराइयों में उतरेंगे, जानेंगे कि आखिर फैसले ये लेते कहते हैं उसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं और साथ ही इनके नज़रिए को भी और बारीकी से समझेंगे ताकि ये जान सके कैसे दूसरे दिग्गजों से इन्होंने अपने आप को एक अलग कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग राजेश बंसल सर का, जो कि मिडास फिनसर्व के ना सिर्फ को फाउंडर है बल्कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, बाजार में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सही मायनों में कोई जानता भी है या फिर ये सिर्फ पूरा जो खेल है ये प्रोबेबिलिटी या फिर हवा में तीर चलाने जैसा है? पहले तो हर्ष जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और बोनस का और अमर उजाला ग्रुप का, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी जहां मैं अपने दर्शकों से, अपने इन्वेस्टर के साथ रूबरू हो सकता हूं और अपने दिल की बात उन तक पहुंचा सकता हूं। आपने बात की कि भविष्यवाणी कर सकते हैं या तीर है या अनुमान है, क्या मार्केट के बारे में बताया जा सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी हद तक एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। कभी भी ये 100% करेक्ट नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी 80-90% हाई प्रोबेबल सेटअप क्या होता है उसको हम यूज़ करते हैं। ये तीर तुक्का नहीं है और कई बार बहुत ही करीबी से आप कह सकते हो कि हाँ वी आर क्लोज टू दी बॉटम और वी आर क्लोज टू दी टॉप। और इसमें हेल्प करते हैं डाटा पॉइंट की करेक्ट एनालिसिस। वो फंडामेंटल एनालिसिस भी होती है, वो टेक्निकल एनालिसिस भी होती है, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर के अलावा सेंटीमेंट्स को भी देखा जाता है, क्योंकि मार्केट इन सब चीज़ का एक मिक्सचर है। उन्हीं के बेस पे हम एक आइडिया लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल एनालिसिस में EPS, PE, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो टॉप के बारे में आइडिया लगता है। एक, आप अपनी मीन एवरेज से कितने स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर हो। अगर आप 2 स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर हैं तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप डिक्लाइन करने वाले हो। तो दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर, अगर आप फिफ्थ वेव, जैसे एक इलियट वेव में 5th वेव में जा रहे हो और उसकी एक मैक्सिमम रेंज हो रही है, वहाँ पहुँच रहे हो, तो बड़े आप कह सकते हो टॉप के आसपास है। और दूसरा, मैं क्योंकि 33 साल से मार्केट में हूँ, मैं रिटेल इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को बड़ा देखता हूँ। जब टॉप आता है तो रिटेल इन्वेस्टर टोकरा भर के पैसे लाते हैं। लोगों में कहाँ से पैसा निकलता है, लोगों को नहीं लगाना है। और जब बॉटम होता है तो सब भाग जाते हैं। बॉटम पे हम किसी को फ़ोन करते हैं, जैसे पिछले 7 दिन से हम कर रहे हैं, तो लोग हमें अलग अलग तरह की एडवाइस दे रहे थे, अभी और नीचे जाएगा, अभी नहीं लगाना है या निकाल लूँ। तो ये सब भी हमें एक इंडिकेट करते हैं कि सेंटीमेंट किधर टर्न अप हो गए। 5 वेव का डिक्लाइन कंप्लीट होने वाला है। और जैसे अब बॉटम की तरफ हमने एक बात करी, तो आज हमने कहा कि 23 से 26 की बॉटम लग सकता है, तो उसकी रीजन सिर्फ इतना ही था क्योंकि 5 वेव का 5 डिक्लाइन कंप्लीट होने की तरफ जा रहा था। एक्सटेंडेड वेव भी एक लेवल्स के नीचे नहीं जा सकती।
ईपीएस आपकी 1250 की फाइनेंशियल ईयर 26-27 की आने वाली है और 27-28 की 1450 आने वाली है। तो उस बेस पे मार्केट को अगर 20 की पीवी देंगे तो अगले साल 29,000 निफ्टी होने वाला। तो डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड ऊपर है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस हमारी इंडिकेट कर रही है कि अब डिक्लाइन कम हो रहा है। उस लास्ट वाली स्टेज में आप समझिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब भी मार्केट डायरेक्शन चेंज करती है तो आप समझिए, जब हम गाड़ी की डायरेक्शन बदलते हैं ना, तो जब हम कट लेने वाले होते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, पर गाड़ी उसी डायरेक्शन में चल रही होती है और हम टर्न ले लेते हैं। इसी तरह से मार्केट टर्न डायरेक्शन बदलने वाली होती है तो चल तो उसी डायरेक्शन में रही होती है पर स्पीड कम हो जाती है। तो नया लो बना रही होती है बॉटम की तरह, पर स्पीड कम हो जाती है। ऐसी जब टॉप बनना होता है तो नया हाई बना रही होती है पर स्पीड कम हो जाती है। जैसे अभी अब फॉल छोटे होने लगे थे, राइज बड़े होने लगे थे, तो हमें एक आइडिया मिलने लगता है। ठीक है सर, और बहुत सारी चीज़ें आपने बड़ी दिलचस्प करी हैं, हम लोग उसके ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले सर, क्योंकि 33 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है आपके पास, उस तजुर्बे की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर, कैसे रही जर्नी आपकी? और इस जर्नी को अगर आप देखें पिछले 30-33 साल के पूरे तजुर्बे को, तो अपने आप को कहाँ आंकते हैं? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का और मेरे अपने सभी इन्वेस्टर का। मैं उन्हें इस पॉडकास्ट के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने मेरी गाइडेंस को माना और जिन्होंने आज मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में, पहले ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं इस मार्केट में क्यों आया। मैं 92 के अंदर समर ट्रेनिंग कर रहा था उस, और हर्षद मेहता का बोलबाला था उस समय। उस कंपनी में जहाँ मैं समर ट्रेनिंग कर रहा था, वो सारे मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के लोग सारे दिन शेयर मार्केट की बात करते थे। तो मेरे को भी एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये वो चीज़ है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था, तो मेरे को भी ज़्यादा पैसा कमाना था। मैं समझता था, मेरे को अपनी लिमिटेशन पता थी कि मैं कंपनी का शायद CEO ना बन पाऊँ, और मेरे पास ऐसा, मेरी फैमिली ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से, तो शायद मेरे को कोई बिजनेस भी ना करा पाए। तो मेरे को यहीं से पैसा बनाना है। तो एक गोल मेरे को मिल गया कि मार्केट से ही पैसा कमाना है। तो इसीलिए मैंने जब 93 में मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने एक मर्चेंट बैंक की कंपनी को ज्वाइन किया, इसलिए क्योंकि उसकी एक सब्सिडी कंपनी स्टॉक ब्रोकर थी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की। तो मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ जाऊंगा, तो मेरे को टिप मिलेगी कहाँ क्या हो रहा है, मैं समझ पाऊंगा स्टॉक मार्केट की बारीकियों को। कम सैलरी पे भी मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरा गोल बड़ा दूर का था, और धीरे धीरे मैंने वहाँ बारीकियों को समझा। 96 में मैंने बहुत लॉस खाया क्योंकि मैं सिर्फ टिप पे काम करता था। फिर मैंने समझा कि इसकी डिटेल में मेरे को खुद समझना पड़ेगा, किसी टिप से काम नहीं चलेगा। तो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को सीखना शुरू किया। 2003 में मेरे को टाटा म्यूचुअल फंड में मौका मिला, तो मैंने फंड मैनेजर के कॉन्टैक्ट में आया। तब मैंने डिटेल में समझा किसी स्टॉक की डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे करते हैं, कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस को डीप में समझा। उससे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस समझ रहा था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरी समझ में आ गया कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट से, इसकी वॉलेटिलिटी से पैसा बना सकता है। तो सिर्फ एक माध्यम है, म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, उसके माध्यम से। इसीलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोची कि मैं लोगों के कम से कम उनके गोल तक पहुंचा सकूं, नहीं तो लोग एफडी में रह जाते हैं। इस मार्केट में जो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है उससे फ़ायदा ले पाएँ, और तो मैं इसलिए इस बिज़नेस में आया। आपने शायद एक उतार चढ़ाव की भी बात करी थी इस, बल्कि लेकिन सर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं, जब आपने बात करी तो आपने मार्केट से पैसा बनाया? मैंने शुरू में बहुत पैसा खोया जी। मैं आपको बताऊं, 96 में जैसे मैंने बताया, तो पहले मैं टिप पे काम करता था। जितनी मेरी सैलरी थी 93 से मैंने ज्वाइन किया था, 3 साल की सैलरी मेरी सब एक ब्रीफ केस में आज भी बंद है। वो शेयर जब फिजिकल के आते थे सब जीरो हो गए। मैं उस समय एक बार एक कर्जे में भी था। एक ऐसा भी डिसीजन था, एक बार हर्ष जी मेरे को लेना था कि मैं यहाँ रहूँ या अपने होम टाउन वापस चला जाऊँ, क्योंकि कर्जे वाले रोज़ आते थे। पर मैंने कहा नहीं, इस मार्केट से कमाना है तो इसी मार्केट में टिकना पड़ेगा। और फिर मैंने उस गलतियों को सुधारा और बुल रन कब स्टार्ट होता है उसको देखा, और बुल रन अब एंड भी होता है, ये पहले सीखा। बुल रन में आपने निकलना भी है। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कैसे कॉमन आदमी भी एक बुल रन के इंडिकेटर को देख सकता है। सन 2000 में जब IT का बोलबाला था, केतन पारिक बुल रन बोलते हैं उसे, तब 5 स्टॉक डार्लिंग होते थे स्टॉक एक्सचेंज के, GTV, DSQ सॉफ्टवेयर, पेंटा मीडिया, जो लोग पुराने वो जानते होंगे, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। उस समय एक बहुत छोटे से आदमी में, एक बहुत छोटी सी जॉब पे था। 2000 में मेरी कोई ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं थी।
किसी आदमी ने मेरे को अप्रोच किया और मेरे से कहा पेंटा मीडिया को 5 करोड़ की आईसीडी चाहिए। हर्षी में बहुत सारी रात परेशान रहा। पेंटा मीडिया जो डार्लिंग है स्टॉक एक्सचेंज की, जिसका शेयर का रेट 2000 से ऊपर चलता है, जैसे कोई भी आदमी 150 करोड़ रुपए देने को तैयार होगा, उसे 5 करोड़ रुपए लेने के लाले पड़े हुए हैं। और 5 करोड़ लेने के लिए वो मेरे जैसे थर्ड रंग पे आ चुका है मांगने के लिए। इसका मतलब ऊपर की 2 लेयर वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। समथिंग इज वेरी फेसी, जो तभी वो ऐसी चीज, तो इसका यही बुल रन का एंड है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 दिन में अपने सारे शेयर बेच दिए और शायद 2-4 दिन में ही मार्केट क्रैश हो गई। तो आदमी जब भी कभी, टॉप के लिए बात बता रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आ रही हूँ, लंबे पीरियड से आ रही हूँ, तो अनसस्टेनेबल होती हैं, तो बहुत सारे मार्केट सिग्नल देती है। तो सर एक चीज़ बताइए, आपको मार्केट से मतलब आप कैसे सीखे? मतलब आपको लॉस ने सिखाया, डिसिप्लिन ने सिखाया, या फिर वो माइंडसेट था, या फिर वो इमोशंस थे? कहते हैं मार्केट में इमोशंस काम नहीं करते, तो फिर आपने किससे सीखी चीज़ें? आप कहें तो लॉस एक रियलिटी है, आईना दिखाती है, और डिसिप्लिन एक टीचर है जो आपको आगे बढ़ने के लिए वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। एक्चुअली जो डिसिप्लिन है आपका ट्रांसफॉर्मर है। तो पहले इनिशियली मैंने भी बड़े लॉस दिए, मैं भी क्विक मनी बनाना चाहता था। कोई क्विक मनी नहीं होती है, कहीं से टिप मिल जाए, 20% रिटर्न 2 महीने में आ जाए, ऐसी मैं कोशिश करता था, पर वो सब लॉस में ही कन्वर्ट हुई। जैसे मैंने बताया, पहले 3 साल की मेरी सैलरी से सारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर समझ में आया कि डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्वेस्टिंग थ्योरी से पैसे बना सकते हो। आज हम जो कुछ भी करते हैं, अपने इन्वेस्टर को भी ये गाइड करते हैं कि आपके वेल डिफाइंड गोल हो, एक प्रॉपर असेट एलोकेशंस हो, और पेशेंसली आपने इन्वेस्टिंग रहना है, मार्केट को टाइम देना, ना कि मार्केट की टाइमिंग करनी है। और जब तक कोई फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल चेंज ना हो इकोनॉमी में, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके फंड में, आपके स्टॉक में, तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। न्यूज़ बेस पे नहीं घबराना है। तो एक्चुअली डिसिप्लिन ही वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। लॉस ने मेरे को सिखाया कि कैसे डिसिप्लिन होना है, और इमोशन का इस बाजार में कोई काम नहीं है। ये याद रखना, जो भी आदमी सोचेगा मैं बाजार से लड़ूंगा, बाजार उसे ख़त्म कर देगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया आपने हमारे दर्शकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए भी। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमेशा हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं कि भाई कोई टॉप और बॉटम को नहीं पकड़ सकता, लेकिन अभी आपने जो बात कही कि भाई टॉप और बॉटम के क्लोज आया जा सकता है सर, तो वो कैसे आया जा सकता है? कौन से इंडिकेटर हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहीं कौन से सिग्नल हैं जिनको आप पकड़ते हैं? जैसे हर जी मैंने अभी चर्चा की, एक टॉप की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट थ्योरी में जैसे हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12-13% की रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड में वो 15% हो सकती है। पर जैसे आप देख रहे थे 2020 से 2025 के बुल रन में बहुत बहुत पोर्टफोलियो 20-20, 25-25% की रिटर्न एनुलाइज CAGR बेसिस पे आ रही थी। तो ये अनसस्टेनेबल थी। तो सोचना चाहिए समथिंग, क्या ये सस्टेन हो पाएगी? तो कहीं ना कहीं एक टॉप बनने की पोजीशन तो आएगी, क्योंकि ये अनसस्टेनेबल है। क्या हमारी इकोनॉमी हर साल, क्या हमारी निफ्टी 50 कंपनी हर साल 20% से ग्रो कर सकती हैं? अगर ग्रो कर सकती है तो 4 साल ऑलरेडी हो चुके थे। तो जैसे मैं आपको सितंबर 2024 की बात बताता हूँ कि जहाँ हमने क्लोज टू द टॉप हमने पकड़ा कि यहाँ हम हो जाना चाहिए। तो पहला रीजन कि 4 साल से लगातार रिटर्न अनसस्टेनेबल आ रही थी। जैसे ही हमें लगा 2 क्वार्टर, पहले क्वार्टर की अर्निंग्स खराब आई, जून क्वार्टर की ग्रोथ खत्म हुई, मार्केट ने उसे इग्नोर किया, पर अब सिग्नल आ चुका था कि पहला क्वार्टर खराब हो चुका है, क्या अगला क्वार्टर भी खराब हो जाएगा? तो ये जो ग्रोथ, मार्केट हर साल 20% अर्निंग ग्रोथ को लेकर डिस्काउंट कर रही है, तो समथिंग फिशी विल हैपन, तो यू मस्ट बी अलर्ट। सेकंड, ये फंडामेंटल है, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या 1000 की EPS उस समय पे क्या 24,000 निफ्टी ऑलरेडी 26,000 ऑलरेडी हो चुकी। तो आप जब तक 1200 निफ्टी पे EPS पे नहीं जाओगे 24-25 की अर्निंग पे, तो कैसे सस्टेन करोगे? नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस में हम इलियट वेव पे उसे देखते हैं। 5 वेव इम्पल्स से अपसाइड कंप्लीट होने वाला था,
5 वेव की भी 5 वेव आने वाली थी, कंप्लीट हो सर रही थी। 5 वेव को देखा जाता है इसमें? हाँ, इम्पल्स से 5 वेव ऊपर आती है, तो 5वीं वेव भी कंप्लीट होने की तरफ जा रही थी। तीसरा, एक कॉमन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कि जब भी कभी मार्केट में एक स्टैंडर्ड डिवीजन होता है सिग्मा जिसे हम बोलते हैं, तो मीन एवरेज से 2 सिग्मा ऊपर हो जाए या 200 डीएमए से 10% ऊपर मार्केट ट्रेड होने लग जाए तो खतरा बनना शुरू हो जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे बॉटम की तरफ इंडिकेट करता हो, मैं उससे भी बात करूंगा। चौथा, एक इंडिकेटर होता है, कहीं आप मीटिंग में चले जाइए, किसी पार्टी फंक्शन में चले जाइए, स्टॉक की बात ही हो रही होती है, ठीक है, और अमाउंट इनफ्लो बहुत ज़बरदस्त आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनफ्लो शुरू हो जाए, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, तो वो चारों इंडिकेटर होते हैं। अब आपको थोड़ा सा शायद अंडरवेट होना है इक्विटी पे, फ्रेश लगाना नहीं है और अंडरवेट भी होना है, क्योंकि ये इज इट सस्टेनेबल, कुछ टेबल पे भी प्रॉफिट लग लीजिए। सिमिलरली मैं रिवर्स पे बात कर लूँ बॉटम की तरफ, तो रिवर्स होता है, बहुत कॉमन इंडिकेटर है जो आम आदमी भी यूज़ कर सकता है कि 2 सिग्मा नहीं कैलकुलेट कर सकता बॉटम से, तो 200 डीएमए के, जैसे मैंने भी कहीं आपके चैनल पे यूज़ किया था एक बार, 8 से 10% डाउन आ जाए। नॉर्मली कभी भी बाजार 10% नीचे टिकता नहीं, एक्सेप्ट कोविड जहाँ थोड़ा ज़्यादा गया था, पर वो भी रीगेन उसे 3 महीने में कर लिया। तो अभी तक के जितने हिस्टोरिकल है कि 200 डीएमए के नीचे 10% जाए तो बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो कॉमन आदमी यूज़ कर सकता है। दूसरा, हमारे गुरुजी ने शुरू में सिखाया था, जब भी कभी इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपे ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, अब दलाल स्ट्रीट तो नहीं रहा, एनएसई हो गई है, तो वो पहला दिन होता स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग। सिमिलरली यूफोरिया जब आए तो आपने प्रॉफिट बुक करना है। तीसरा, आपके कहने से भी कोई पैसा ना लगाए, और बॉटम वो होता है जिस दिन आपकी जेब में पैसे रखे हों, आपने कोई चीज़ पहले खरीदी हो, मान लो म्यूचुअल फंड हो तो उसके एनएवी 20% 15% डाउन हो, या कोई स्टॉक खरीदा है तो 30% डाउन मिल रहा हो, पैसे भी हों पर आपकी हिम्मत नहीं उसे लेने की, तो ये इंडिकेटर अगर देखें तो एक फेयरली आइडिया लग सकता है कि कहाँ मेरे को ओवरवेट होना है इक्विटीज़ पे, कहाँ अंडरवेट होना है। बस आप यही कर सकते हैं, मार्केट से लड़ नहीं सकते। बहुत मज़ेदार पॉडकास्ट होने जा रहा है सर, ये बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है यहाँ पर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। मेरा अगला सवाल सर ये है कि देखिए, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हुआ और आखिरी में देखिए युद्ध तो ठंडा होना ही है, उस तरह की स्थितियाँ बनेंगी ही बनेंगी यहाँ पर। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इस युद्ध ने भारतीय शेयर मार्केट के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है? अभी हर जी, अभी तो इट विल बी टू अर्ली कि कहें कि हम एक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी तक किसी भी एनालिस्ट ने जो अर्निंग की प्रोजेक्शंस हैं इस मार्च 26 के लिए या अगले साल के लिए या उससे अगले साल के लिए चेंज नहीं किया है। थोड़ी कंसर्न जरूर है कि अगर ये वॉर लंबा चला तो ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें क्रूड की सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। क्रूड की प्राइस अगर एलिवेटेड रेट्स पे रहेंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट है। सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक खाली क्रूड और एलपीजी और सीएनजी और पीएनजी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिफाइनरी से जो रॉ मटेरियल निकलते हैं वो ग्लोबली जाते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आता है, उससे यूरिया इफेक्ट हो सकती है। सिमिलरली कहीं कहीं वर्ल्ड में आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ी अभी ये अगर लंबा चला तो ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है, पर जैसे अभी बातचीत चल रही है, आज जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं 25 तारीख को, 25 मार्च को, तो ऐसा लग रहा है शायद ये वॉर रुकने वाला है। अगर रुक जाता है तो शायद डैमेज उतना नहीं होगा, और हमारे भी हो सकता है कि हमारी कंपनियां जो इतनी वेल पोजीशन्ड हैं, हो सकता है 1-2 महीने या 1 क्वार्टर के लिए थोड़ी अर्निंग में वो जो हम एस्टिमेट कर रहे थे ग्रोथ, वो थोड़ी कम आए या नहीं आ पाए। पर हम, क्योंकि अगर 2 साल की बात करें तो शायद हम उसे, जैसे कई बार हवाई जहाज लेट उठता है पर रास्ते में अपनी डिस्टेंस कवर अप कर लेता है और टाइम से ही पहुंच जाता है, तो हो सकता है इस 1 क्वार्टर के लॉस को या जो प्रॉब्लम आ सकती थी उसको हम जल्दी आगे पीरियड टाइम में जल्दी कवर कर जाएं, तो शायद ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा ही मैं एस्टिमेट करता हूं, तो इतना संकट नहीं है अभी। हाँ, पर ये बार जो वॉर नहीं ख़त्म हुआ, लंबा चला तो प्रॉब्लम बिल्कुल बढ़ सकती है, फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ, अभी भी 1 क्वार्टर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसकी ग्रोथ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो सर अगला बुल रन कब आएगा?
बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से जियो पॉलिटिकल रिस्क चल रही है, और अगर ऐसी ही बार बार अपीयर हुई, जैसे पिछले साल देखिए, अभी हम एलिवेटेड अर्निंग्स पे चले गए थे, उतनी ग्रोथ नहीं आई। अब हमारी कंपनी जैसे इस बार तैयार थी, तो ये जियो पॉलिटिकल रिस्क हो गई, ईरान वॉर, थोड़ा सा इसने हमें हल्का सा पीछे की तरफ धकेल दिया, पर हम जल्दी रिकूप कर लेंगे, तो इसमें समय लगेगा। अगर ऐसी कोई और घटना नहीं हुई तो बुल रन तो ये चालू हो चुका है। मतलब पर स्टार्ट अगर हो चुका है सर? बिल्कुल, क्योंकि एलियोट में हम इसे शायद फिफ्थ वेव देखते हैं, पर थोड़ा सा कॉशन की ज़रूरत है। ये अभी कंफर्मेशन हम नहीं दे पा रहे हैं कि ये एक और है या एक झटका और लगेगा, पर हाँ, एक अच्छा लेवल मार्केट में मिलना चाहिए। पर हर आदमी को थोड़ा सा मैं कॉशन भी देता हूँ इस समय, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, क्योंकि अगर हम एलियोट की एनालिसिस हमारी सही है तो ये थर्ड वेव जैसे ही ख़त्म होगी तो करेक्शन फिर आ सकती है। तो इस बार थोड़ा सा ये मान के चले, किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए लंबा होराइजन होना चाहिए, और बेटर है कि वो SIP रूट अडॉप्ट करे। 5 साल से ज़्यादा का इक्विटी में होराइजन लेके आना पड़ेगा आपको, अगर नहीं है तो शायद दूर रहें, या ऐसी शार्प करेक्शन में ही आप ओवरवेट हों और बहुत एग्रेसिव ना हो, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जियो पॉलिटिकल रिस्क और ट्रम्प साहब जब तक हैं कोई कुछ कह नहीं सकता क्या होगा, क्योंकि आधी वर्ल्ड तो इन्हीं से मूव हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्योंकि आपको लाखों ट्रेडर्स भी सुनते हैं यहाँ पर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ट्रेडर्स, अगर किसी को बड़ा ट्रेडर बनना है तो उसके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए सर? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पर? देखो, जैसे चिकन और एग वाली बात कह दी आपने कि चिकन पहले आया एग पहले आया, तो उसी तरह माइंडसेट और स्ट्रेटजी की बात करें तो इन दोनों में से मेरे को एक चुनना है, तो मैं कहूँगा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजी तो उसके बाद ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका अच्छा माइंडसेट नहीं है तो अच्छी स्ट्रेटजी से भी आप काम नहीं कर सकते। तो माइंडसेट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है कि आप लार्ज वॉलेटिलिटी में भी विचलित ना हो, अपने गोल्स को देखते हुए अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने ट्रेड सेटअप से आप ट्रेड लें, और कभी मार्केट ने जो आपने सुबह प्लानिंग की, एक स्टॉप लॉस सोचा, वो ट्रिगर हुआ तो आपको एग्जिट होना है। दोबारा सोचना है कहाँ गलती हुई, या तो उस दिन आप दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, या आप दोबारा लेंगे तो दोबारा फिर कैलकुलेशन करके आएंगे। और ट्रेड जब तक नहीं लेना जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 या 1:4 ना हो। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं होना है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं इस बाज़ार में, अड़ते रहते हैं, मैंने एक खरीद लिया है तो मैं देखूंगा कहाँ तक जाएगा, मैं एवरेज करूंगा, आते ट्रेडिंग की तरह हैं और इन्वेस्टर हो जाते हैं। तो वो काम बहुत गलत है। फिर आप ट्रेड, तो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, आपने क्यों लिया था, आपका रिस्क क्या है, आपका रिवॉर्ड क्या है। रिस्क रिवॉर्ड ये 1:3 या 1:4 नहीं है तो नहीं एंटर करना है। और जब भी मार्केट आपको गलत साबित करती है तो कुछ डिफरेंट होने वाला है, उसको मानिए, उसको दोबारा समझिए, दोबारा एंटर करिए। मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ, आप बिलीव ही नहीं करेंगे हर्ष जी, जो महीने में 2 ट्रेड ही लेते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, वो हो सकता है सबसे ज़्यादा पैसे बनाते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि उनका कोई बोझ ही नहीं होता। बहुत से लोग रोज़ लगे रहते हैं तो हमेशा ही जब रियल अपॉर्चुनिटी आती है तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, FIIs को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? क्योंकि जिस तरीके से मैसिव सेलिंग हो रही है सर, रोज़ाना के रोज़ाना, और बार बार जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो नंबर काफ़ी ज़्यादा मतलब डराता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ कि अगर FII, हमने DI ने इतनी बाइंग की और उसके बाद भी बाज़ार को हम सस्टेन नहीं कर पा रहे। अभी आप देखिए, अगर हम फ्यूचर्स की बात कर लें तो FII की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में 14% लॉन्ग है खाली, पीछे 9% तक चले गए थे, तो उस समय तो बड़ा अच्छा मौका था कि इससे नीचे नहीं जाते। इसका मैं जो एनालाइज कर पाया उसका सिंपल एक रीज़न है कि FII तो एक ट्रेडर हैं, उन्हें कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। आज देखिए, उन्होंने पिछले 2 साल में कोरिया, ताइवान, जापान, चाइना, ये मार्केट बड़ी अट्रैक्टिव थी, उन्होंने वहाँ पैसा लगाया और बहुत पैसा बनाया। हमारी मार्केट, क्योंकि जैसे मैंने बताया सितंबर 2024 से ओवर वैल्यूड है। पी आज भी अगर हम बात करें, इस साल की अर्निंग की बात करें, अगर आज मार्च 2026 की फाइनेंशियल 25-26 की, तो 1050 से ज़्यादा शायद EPS नहीं आएगी। और अगले साल की बात करें 26-27 की, तो अभी 1250 का एस्टीमेट था, हो सकता है ये थोड़ा सा डाउन साइड 20-30 रुपये डाउन साइड
एडजस्ट हो जाए ड्यू टू वॉर। 1250 भी पकड़ लीजिए और अगले साल की 1450 पकड़ लीजिए 28 की, तो 1250 की ईपीएस अगले साल मार्च 27 में आएगी और 20 की पी देते तो 25,000 और पूरा साल पड़ा है। अट्रैक्टिव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत 18 की पी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है कि हाँ माउथ वाटरिंग लेवल्स हैं, तो इसलिए भी शायद एफआई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस मार्केट में, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है और उन्हें दूसरी जगह ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए शायद यूरोप, जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, ब्राज़ील इन मार्केटों में वो ज़्यादा चले गए। पर हाँ, मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ आने वाले समय में, क्योंकि हमारी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रही है और जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे और थोड़ी हमारी अर्निंग में ग्रोथ बेटर आएगी तो एफआई वापस लौट के आएंगे। पर हाँ, ये एक मेन रीज़न हो सकता है और तो मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा एफआई को अलग पता है जो आप और मैं नहीं जानते, हमारे फंड मैनेजर नहीं जानते। अच्छा सर, लॉजिकल जो स्टॉप लॉस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे पहचाना जाए? देखो, इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट में एक ही चीज़ आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस की जगह, जब भी कभी स्ट्रक्चरल चेंज हो, आपके गोल में चेंज हो, मार्केट के डायनेमिक्स में चेंज हो, फंड में चेंज हो, अगर इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में कर रखी है तब आपको एक्शन लेना, वही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और रही बात ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की, तो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ही हमारा काम करते हैं एक स्टॉप लॉस के लिए कि एक मेजर सपोर्ट कहाँ है, जब आप ट्रेड ले रहे हैं मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस आपकी करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर है तो आपको एंट्री भी नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं 2% नीचे लगा दो, 4% नीचे लगा दो, 5% नीचे लगा दो, ये इरेशनल है। इनके लिए इनके थ्रू ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको लॉजिकल कैलकुलेशन होनी चाहिए कि इस वेव में, अगर आप वेव थ्योरी जानते हैं, तो इतना राइज हुआ, इसका इतना परसेंट रिट्रेस हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब इम्पल्सिव वेव चलती है तो पहली, 3rd और 5th इम्पल्सिव अपसाइड पे जाती है, 2nd एंड 5th डाउन साइड पे आती है। तो नॉर्मली पहली वेव को दूसरी वेव 50% से 70% रिट्रेस कर सकती है। तो आपकी एंट्री जब भी बने 50% रिट्रेसमेंट होने के बाद ही बने, जिससे कि आप 20% दूर रिट्रेसमेंट पे स्टॉप लॉस लगा सकें। आप थोड़े से डाउन पे ले लेंगे तो स्टॉप लॉस तो बहुत दूर होगा, ट्रिगर हो सकता है। ऐसे ही जब 3rd वेव की रिट्रेसमेंट नॉर्मली 25% से 38% ही होती है, तो वहाँ आपको 20% के 25-23% रिट्रेसमेंट होने पे ही एंट्री ले लेनी है और 38 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो और जब करेक्टिव वेव में, 2nd वेव में बाई कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं फर्स्ट में, तो ऐसे ही वहाँ स्टॉप लॉस ऐसे लॉजिकल लगाने चाहिए, ना कि 1%, 3%, 5%। इन्वेस्टमेंट मैंने पहले ही अलाई कर दिया कि कैसे आपको उस फंड से निकलना है या स्टॉक से निकलना है, उसके लॉजिक ही लगाना है। ठीक है सर, क्योंकि आप तो इतने सालों का तजुर्बा है, 33 साल का, तो वो सब निचोड़ जो है वो आप अपने ट्रेड में डालते हैं, तमाम चीज़ों में डालते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेडर है, मतलब जो शुरुआत करने जा रहा है सर, तो उसको शुरुआत किस लिहाज से करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जिसको ध्यान देना चाहिए सर उसको? देखो, मैं पहले तो ये समझाऊंगा सर, इस बाज़ार में अगर आपने वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं खाली। तो सर इसमें इन्वेस्टर भी जोड़ दीजिए। हाँ, पहले तो इन्वेस्टमेंट करिए आप, जिससे कि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को डिटेल में समझ सकें। और कोशिश ये करिए कि मार्केट में जब पहली बार आ रहे हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स ना लेके आप फंड मैनेजर के थ्रू आएँ, म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू। और उसमें भी कुछ ऐसे फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कम वॉलेटाइल होते हैं, जिनमें फंड मैनेजर के पास एक वॉलेटिलिटी के एडजस्ट करने के लिए टूल होता है। तो आप पहले उसको समझिए कि मार्केट किस तरह से परेशान करती है और कितनी रिटर्न देती है। जब आप थोड़ा सा समय देके सीख जाएं तो थोड़े एग्रेसिव फंड में भी आएँ, उनको समझें, और उसके बाद आप स्टॉक्स या ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए एक सेटअप बनाएं, क्यों आप लेना चाह रहे हैं, कब लेना है, क्या गोल के साथ लेना है, और इंट्राडे करने के लिए कभी कोशिश ना करें। मोस्टली टाइम इंट्राडे ट्रेडर्स ना अपने बिजनेस प्रोफेशन में रह पाते हैं, ना मार्केट से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ बिजनेस में जॉब पे बैठे हैं वहाँ वॉलेट आपके दिमाग में वो ट्रेड चलता रहेगा, ना आप वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे ना यहाँ कर पाएंगे। तो अवॉइड करें।
आप कोशिश करें, फिर भी आपने ट्रेडिंग करनी है तो एक सेटअप जरूर सीखें, एक सिस्टम बनाएं, कब और कहाँ लेना है उसके हिसाब से करेंगे तो फिर भी बेटर रहेगा। मैं फिर भी कहता हूँ धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम जंप नहीं करना है। और फिर भी ट्रेड साइज बहुत छोटा होना चाहिए, ये मानते हुए कि आपकी 50% या 100% कैपिटल भी उड़ जाए तो आपको परेशानी ना हो, उतना ही ट्रेड करना है स्टार्टिंग में, सो दैट यू कैन लर्न। आप जितना मार्केट एक्सपीरियंस सिखाता है आपको, और जैसे मैंने बताया लॉस से भी मैंने सीखा है, लॉस देने की कितनी कैपेसिटी है वही आपको थपेड़े से सिखाती है, और जब आप थप्पड़ खाते हो तब आप अपने आप लर्न करते हो। बिल्कुल सर। अच्छा सर, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। सुनने में तो वैसे ही बहुत हल्का शब्द लगता है, लेकिन इसका मायने जो है वो बहुत बहुत बड़े हैं सर। लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए? बिल्कुल, जैसे आपने कहा रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल क्या कुछ नहीं है, पर यही एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी का। ज़्यादातर ट्रेडर मैंने जब देखे हैं तो इसी में फेल होते देखे हैं कि रोज़ बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहे थे, एक क्वांटिटी पे काम कर रहे थे, 10 दिन लगातार बढ़िया ट्रेड करने का उनका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चला गया, अगले दिन उन्होंने साइज़ का 5 गुना ट्रेड ले लिया और उसी दिन मार्केट ने उन्हें धोखा दिया, उसी में वाइप आउट हो गए। तो रिस्क मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात कर लेते हैं। आदमी के गोल डिफाइंड हो, उस गोल के हिसाब से एक प्रॉपर असेट एलोकेशन हो कि डेट, इक्विटी और गोल्ड, रियल स्टेट में कितना हो, और उस हिसाब से मार्केट की बिना वॉलेटिलिटी के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाएं। खाली अंडरवेट और ओवरवेट थोड़ा सा आप हो सकते हैं अपनी जो आपके कोर गोल के अलावा, जो कोर पोर्टफोलियो के अलावा जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो या टेक्टिकल एलोकेशन कर सकते हैं। ट्रेडिंग की बात करें तो उसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको पता हो कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है, मेरा पोजीशन साइज कितनी होनी है, मैं ओवर लीवरेज ना हूँ। F&O में काम कर लिया, मार्जिन तो 10% ही देना है, पर मार्केट में 15% की करेक्शन आ गई तो मैं कैसे हैंडल करूँगा स्टॉक के। ओवर लीवरेज ना हो, लॉट साइज मेंटेन रखें, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस और टारगेट पता होना चाहिए। 1:3, 1:4 का रिवॉर्ड ना हो तो ट्रेड ना करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 25-30% तो रहेगी कि आप गलत होंगे, मार्केट आपको स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो आपका मान लो 50% भी आप सही होते हो, तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 था, हमेशा पैसे लेके जाएंगे। ये भी बहुत बढ़िया है। तो लोग 50-60% करेक्ट हो सकते हैं अपने सेटअप में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे, जिस तरीके से एआई की पूरी दुनिया बदल रही है सर, क्या आपका मानना है कि एआई जो है वो फंड मैनेजर्स की भूमिका को रिप्लेस कर सकता है? हर एआई नाम सुनकर बड़ा फैंसी लगता है। मेरे से पूछो पार्शली यस, कंप्लीटली नो। एआई एक बहुत बड़ा आपके लिए एक टूल हो सकता है एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, एल्गोरिथम के लिए, गाइडेंस के लिए, जो ह्यूमन माइंड इतनी जल्दी इंटरप्रेट नहीं कर सकता। उसे जो ज़्यादा समय चाहिए वही तुरंत इंफॉर्मेशन कोलेट करके एनालिसिस करके दे सकता है, पर जहाँ इमोशनल डिसीजन लेना वो एआई हेल्प नहीं कर सकता। मान लो मेरे फ्रेंड पूछता हो कि बेटी की शादी के लिए कैसे करनी चाहिए, तो एआई उसमें मदद नहीं कर सकता। इसी तरह से तो हमें फंड मैनेजर को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्वांटिटेटिव डाटा के अलावा उसे कुछ इंट्यूशंस पे, कुछ फोरकास्टिंग अपने माइंड में रखनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में अगली पहली बार लास्ट टाइम हुआ था तो क्या हुआ था, क्योंकि बॉटम पे तो एआई तो बॉटम वाली बात ही करेगा, और रिवर्स जब तक टेक्निकल वाले जैसे नहीं कहेंगे कि इस हाँ खरीद लो, वो तो एक ऐसे लेवल पे जब ब्रेकआउट हो जाएगा एक लेवल के बाद बोलते तो एआई भी कुछ हद तक ऐसी बात करेगा। तो वहाँ इंट्यूशन फंड मैनेजर की होती है। तो फंड मैनेजर एआई को यूज करके ऑगमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने ट्रेड को बढ़िया कर सकता है, पर कंप्लीटली एआई फंड मैनेजर को रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है सर, आपने बाज़ार में कई साल बिताए यहाँ पर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल का अगर निफ्टी का ट्रैक रिकॉर्ड मैं देखूँ तो सर काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। आने वाले 5 साल आप कहाँ देख रहे हैं बाज़ार को? आपने अभी हर जी 10 साल की बात की, पिछले 10 साल की जी। पिछले 10 साल की, तो मैं कहता हूँ अगले 10 साल की बात करिए ना।
ठीक है सर, 10 साल की बात करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हाँ। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप 10 साल की मेरे से बात करेंगे तो मैं बहुत बुलिश हूँ बाजार के ऊपर। इंडियन मार्केट का जैसे एक बड़ा बुल रन आपने 2020 से 2025 तक देखा, ऐसा एक बड़ा बुल रन इस 10 साल की पीरियड में जरूर आएगा। हाँ, पर आपको जो पहले 5 साल तो थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हो सकता हूँ कि शायद ऐसा बुल रन अभी इस 5 साल में नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मार्केट को 5 साल तो हो चुके हैं। 2020 से देखें तो वैसे तो आज 6 साल हो चुके हैं, जिसमें 1 साल से तो हम करेक्शन मोड में ही चल रहे हैं। और जैसे अभी हमें लगता है ख़त्म नहीं हुई तो 1 साल और रैली आ सकती है। तो अगर 7 साल ऐसी रैली आई तो फिर कुछ साल की करेक्शन भी आ सकती है, तो उसमें हो सकता है 2-3 साल आपके 5 साल में से निकल जाएं। तो इसलिए मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10 साल का व्यू लेके चलें तो जो शायद निफ्टी ने अभी रिटर्न दिया एवरेज में, उससे कहीं बेटर भी हम पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं। इंडिया की रिकॉग्निशन एक सांप सपेरे वाली कंट्री के अलावा, जो कभी सोचा करते थे ग्लोबली लोग, आज एक वर्ल्ड सुपर पावर के रूप में भी लोग देखना शुरू कर रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम होने वाले हैं। कुछ डाटा इंडिकेटर बहुत बढ़िया, हमारी यंग डेमोग्राफी सबसे ज़्यादा है, जिनकी अगर यंग एज 28 साल से वाली ज़्यादा, जो ना केवल कंज्यूम करती है इन्वेस्ट भी करती है। तो हम सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी में कंजम्पशन पे, और हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। थोड़ी सी हमें कैपिटल और मिल जाए तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि अभी बहुत कुछ इस देश में होने वाला बाकी है। हमारे आरबीआई कितना सपोर्ट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट और दूसरे फैक्टर को देख ले तो हाँ, जर्नी थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है। मेरे को ऐसा लगता है इस 10 साल में से पहले 3 से 5 साल थोड़े उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, पर 10 साल बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही बढ़िया निकलने वाले हैं, और इसमें बहुत पैसा बनने वाला है। तो जो अभी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करें, मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है कि होराइजन थोड़ा लंबा रखें। 10 साल रखें तो बहुत पैसे लेके जा सकते हैं। छोटा ना होराइजन रखें। बहुत से लोग 1-1.5 साल लगाने के बाद पोर्टफोलियो को सोचते हैं क्या हो गया, रिटर्न क्यों नहीं बनी। तो इक्विटी में ना आए। अगर आपका होराइजन 1-1.5 साल का है, आप लंबा समय नहीं दे सकते, तो इसे अवॉइड करें। बेटर है आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करें, चाहे वो स्टॉक में करें, क्वालिटी स्टॉक में करें। पर आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट, मेरा म्यूचुअल फंड की तरफ रुझान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक आम आदमी के लिए क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, बस इसलिए, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो 10 साल का होराइजन रखें तो बहुत पैसा बनने वाला है। सर आखिरी सवाल है, पॉडकास्ट बस हम लोग अब ख़त्म करने के पड़ाव पर हैं। मेरा ये सवाल है सर, कौन से एसेट क्लास आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में जो आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा कि 10 साल की एक लंबी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिख रही है आपको, ज़बरदस्त पैसा बनेगा, तो सर कहाँ आपको लगता है कि अपसाइड के मौके मिल सकते हैं? देखो, 4 ही मेन एसेट क्लास है अगर आप एसेट क्लास की बात करें: इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। मैं रियल एस्टेट को तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसमें बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, मैं जानता भी नहीं हूँ। डेट एक कॉमन, हर आदमी जानता है, उसमें मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। तो डेट में तो वही आदमी लगाएं जिनका ऐसा गोल हो जो जल्दी अचीव होने वाला, 2-3 साल के लिए ज़रूरत हो, डिफाइंड गोल के लिए पैसा लगाना है, तो डेट में ही रहें। बाकी 2 असेट क्लास बचे, इक्विटी एंड गोल्ड। गोल्ड पे मैं अभी थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ कि अच्छी करेक्शन गोल्ड में हो चुकी है, और अगर हम सही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो एक इसमें एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी, और वैसे भी एक आपका एक गुड अमाउंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सिल्वर की बजाय मैं गोल्ड को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करूँगा क्योंकि लेस वोलेटाइल है। सेंट्रल बैंक आप देखिए क्यों, जिन सारे सेंट्रल बैंक की पहले कभी 17% होल्डिंग हुआ करती थी गोल्ड में, जो बढ़ के 23% हुई है, तो कुछ तो सोच के उन्होंने इन्वेस्ट किया ही होगा, कोई रीज़न तो होगा ही। इसके अलावा इक्विटी बहुत रिटर्न देगी, पर मैंने जैसे पहले कहा, होराइजन थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा इस बार। और फिर स्टेबिलिटी के लिए आपके पास लार्ज कैप इंडेक्स ये सब कुछ है, पर लंबा पैसा बनाना है तो फिर स्मॉल कैप ही आउट परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट आइडिया वहीं हो सकते हैं, मल्टी बैगर वही हो सकते हैं, पर वो बहुत वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं। तो इसलिए SIP करें, 10 साल के हिसाब से सोचें, और ऐसी जब अपॉर्चुनिटी आए तो थोड़ा सा अलोकेशन को और बढ़ाएं, बिना विचलित हुए। ये न्यूज़ आती रहेंगी, 33 साल से तो मैं देख रहा हूँ,
ज़्यादा नहीं तो 7-8 बॉटम तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। पहले बॉटम पे मैं बड़ा घबराया था, दूसरे बॉटम पे घबराया नहीं पर पैसा नहीं लगाया। जब तीसरा बॉटम आया तो मैंने ना घबराया, अपना पैसा लगाया, बल्कि तब तक मैं अपने बहुत से दोस्तों से भी लगवाया और फिर इंतजार में हूँ कि ऐसा कोई बड़ा करेक्शन आए। जैसे हमने 92 तो मैं था नहीं इस बाज़ार में, 2000 में देखा, 2008 में देखा, 2020 में देखा, बीच में छोटे छोटे भी देखे। ऐसा करेक्शन तो अभी आया ही नहीं। वो जो होता है कि आप डिफरेंट एसेट क्लास से भी निकाल के लगा दो। तो बिल्कुल नहीं घबराना। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने इन्वेस्टर को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इक्विटी आउट परफॉर्म करेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लार्जर टाइम फ्रेम चाहिए। आपका होराइजन 7 से 10 साल का रखना इक्विटी के लिए, और जब स्मॉल कैप की इन्वेस्टिंग सोच रहे हैं तो 10 साल से कम का नहीं रखें। मार्केट की वॉलेटिलिटी विचलित ना हो, बहुत पैसा बनेगा। और अगर आपको लगता है शॉर्ट टर्म तो नहीं करें, फिर जल्दी से इनमें ना जाएं। बहुत अपॉर्चुनिटी आती हैं, जैसे जब भी शार्प करेक्शन आए 15-20-25% की, तब आप इन्वेस्ट करें तो तब भी आपका पैसा बनेगा। या आप अपने गोल्स पे अड़िग रहिए, असट एलोकेशन पे बिल्कुल अड़े रहिए। तो जैसे आपने एक असट एलोकेशन रखा इक्विटी में 80%, अभी मार्केट 20% करेक्ट हुई तो आप अपने आप इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाइए, और जब ऊपर जाए तो अपने आप बुक कीजिए, क्योंकि आपका उसे मेंटेन करेंगे तो भी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग रहेंगे तो भी पैसा लेके जाएंगे, तो पैसा बहुत बनेगा। इक्विटी मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगी। गोल्ड भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। रियल स्टेट में मेरी कोई नॉलेज नहीं है, और डेट तो नॉर्मल एक इन्वेस्टिंग आपको एक इन्फ्लेशन बीट करने के लिए, या जब आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई गोल ऐसा है तो पैसा कहीं तो रखना है, उसके लिए यूज़ करना। अदरवाइज डेट का कोई काम नहीं है। मेरे को एक और बात बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं 10 साल बाद बेटी की शादी करनी है, बैंक में एफडी कर रखी है। अरे मेरे को 10 साल का लंबा गोल है, एफडी की क्या जरूरत है? कुछ तो रिस्क लीजिए, बैलेंस फंड में ही आ जाइए। 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में तो फंड मैनेजर 10% भी दे देगा तो आप 6.5% तो बेटर ही रहेंगे जो एफडी में कर रहे हैं। और लोगों को 3 साल का होराइजन है, इक्विटी में लगाना है, वहाँ रिस्क अलग है। तो जैसे ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप डिसाइड करते हो कि ट्रेवल डिस्टेंस कितना चलना है आपने। अगर आपने 500 कदम चलना है या 2 किलोमीटर चलना है तो बाइक या रिक्शा यूज़ करोगे, ज़्यादा चलना है बस यूज़ करोगे, 500 किलोमीटर चलना है तो कार बस से जाओगे, 2000 किलोमीटर चलना, 1000 किलोमीटर चलना ट्रेन जाओगे। अब आपको दिल्ली इंडिया से अमेरिका जाना है तो कैसे जाओगे? हवाई जहाज से ही जाओगे। तो उसी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना लंबा है उस हिसाब से लीजिए। फिर वॉलेटिलिटी से मत घबराइए। 10 साल का होराइजन है तो इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास, ना कि एफडी। और 2 साल का होराइजन इक्विटी को देखना भी नहीं है आपने, चुपचाप एफडी में बैठिए या डेट में बैठिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं अपने दर्शकों को और अपने इन्वेस्टर को इस पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया इस पूरे पॉडकास्ट में, और एक एक सवाल का आपने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया, और मुझे लगता है ये जो लेसन है दर्शक, निवेशक, ट्रेडर, हर कोई बंदा जो है वो अपने जहन में ज़रूर रखेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सर। मैं फिर आपका तहे दिल से आपका, आपकी पूरी टीम का, अमर उजाला ग्रुप का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी जहाँ मैं अपने व्यू शेयर कर पाया, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने इन्वेस्टर तक, अपने दर्शकों तक और नए लोगों तक कोई संदेश पहुँचा पाया। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट होगा अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, और अगर 1% भी कुछ फ़ायदा उनको हो जाएगा तो हमें लगेगा कि आज हमारा यहाँ आना सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार।